जहांगीर तरीन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ब्लैकमेल करने में कामयाब हो गए हैं। आज वज़ीर आज़म से जहांगीर तरीन ग्रुप के कुछ अरकान की मुलाकात होनी थी। इस मुलाकात से पहले ही शुगर माफिया के ख़िलाफ़ काम करने वाले JIT के सरबराह डॉक्टर रिजवान को तब्दील कर दिया गया और उनकी जगह एक नए सरबराह को लगाया गया जिनका नाम अबू बकर खुदा बख्श है। अब किस दबाव के तहत, किस प्रेशर के तहत डॉक्टर रिजवान को JIT की सरबराही से हटाया गया है, ये मैसेज किसी भी शख्स के लिए समझना बहुत आसान है कि वो मुलाकात जिसके असरात वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद सामने आने थे, वो मुलाकात से पहले ही हमें महसूस हो रहे हैं और वो ठंडी हवाएं जिसकी पेशगोई जहांगीर तरीन साहब कर रहे थे वो सच्ची साबित हो रही हैं। अब वज़ीर आज़म के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो एक आम आदमी को, एक आम पाकिस्तानी को ये एहसास दिलाते कि कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है और अक्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो रही है। माजी के अंदर यही होता रहा कि जब भी इमरान ख़ान साहब ने एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई की तो उस पर सबसे बड़ा एतराज़ ये उठाया गया कि एहतसाब क्या सिर्फ़ शरीफ ख़ानदान का होगा, क्या एहतसाब सिर्फ ज़रदारी ख़ानदान का होगा। और वो लोग जो इमरान ख़ान साहब के राइट और लेफ़्ट पे बैठे हुए हैं, जिनको इमरान ख़ान साहब की ATMs कहा गया, जिनकी बदौलत ये क्लेम किया गया कि इमरान ख़ान साहब की हुकूमत कायम है, आज जब इमरान ख़ान साहब ने उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का फ़ैसला किया तो फिर हुकूमत को ब्लैकमेल किया गया और यहाँ तक कहा गया कि जो एतमाद का वोट वज़ीर आज़म को मिला वो इन अरकान की वजह से मिला, जहांगीर तरीन साहब की सपोर्ट की वजह से मिला। यानी कि अगर जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत को घर भेजा जा सकता है और एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है। अब इमरान ख़ान साहब एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते थे और अगर जहांगीर तरीन साहब का एहतसाब हो जाता तो शायद जो शुगर माफिया, जो हर पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है, ये नून में भी पाया जाता है, ये पीपल्स पार्टी में भी पाया जाता है, तो उन सबको ये मैसेज चला जाता। हर दौर के अंदर ये शुगर माफिया आम आदमी को लूटने में इसलिए कामयाब होता है क्योंकि ये हर सियासी जमात के अंदर शामिल है। ये सब्सिडीज़ किसी की भी गवर्नमेंट हो इन सबको मिलेंगी। इनके ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये हर हुकूमत का पार्ट होंगे। आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो जहांगीर तरीन इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी हैं और कल को नून की होगी तो शरीफ ख़ानदान ख़ुद मौजूद है, परसों पीपल्स पार्टी की होगी तो फिर ओमनी ग्रुप जिंदाबाद। तो ये एक पूरा एक नेटवर्क है जो हर हुकूमत का पार्ट है, हर हुकूमत को ब्लैकमेल करता है और इस मरतबा भी हुकूमत को ब्लैकमेल करने में कामयाब हो गए। अब थोड़ा सा ब्रीफली इस बात को समझना ज़रूरी है कि डॉक्टर रिजवान को क्यों हटाया गया है। डॉक्टर रिजवान बुनियादी तौर पर जहांगीर तरीन से इन्होंने तहकीकात की, इन्होंने शहबाज शरीफ से तहकीकात की, इन्होंने सट्टा माफिया का सुराग लगाया। वो जो कयास राइयों पर मबनी चीनी के रेट्स बढ़ाए जा रहे थे, इन्होंने उस पूरे मामले को एक्सपोज़ किया। इनको लालच भी दिया गया, इनको धमकियां भी दी गई, इनको बहुत सारे संगीन नताइज की भी इनको धमकियां दी गई, लेकिन इसके बावजूद ये काम कर रहे थे और ये आगे बढ़ रहे थे, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे थे। और इससे बढ़कर ये सिर्फ पॉलिटिशियंस की हद तक ये माफिया काम नहीं कर रहा। पाकिस्तान के 2 बड़े मीडिया हाउसेस वो भी शुगर मिल्स को ऑन करते हैं। तो ये मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर एक क्लेम किया गया कि वो शुगर हाउसेस भी डॉक्टर रिजवान को उनके ओहदे से हटाने में उनका एक बहुत कलीदी किरदार था। अब जब रियासत कमज़ोर होगी और माफियाज ताकतवर होंगे तो फिर कैसे इमरान ख़ान साहब एक आम आदमी को रिलीफ देंगे। आई थिंक कि आज एक बात तो प्रूव हो गई है कि वो जो नाउ एंड नेवर की सिचुएशन थी, वो जो डू एंड डाई की पॉलिसी इमरान ख़ान साहब बता रहे थे, इमरान ख़ान साहब उस पॉलिसी को नाफिज करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए और उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। अब पब्लिक को भी ये बात समझनी चाहिए कि ये जो 30 से 31 MPs और MNAs मिल रहे हैं जो बज़ाहिर अवाम का वोट लेकर आए हैं, बज़ाहिर वो ये क्लेम करते हैं कि वो अवाम के नुमाइंदे, लेकिन दर हकीकत ये सरमायादारों के नुमाइंदे। आज वो जमहूरियत बेनकाब हुई है,
जो जहांगीर तरीन की मिलों की हिफाजत के लिए कायम की गई है, जो अवाम का मुकदमा लड़ने के लिए वज़ीर आज़म से मुलाकात नहीं कर रहे, वो माफिया का मुकदमा लड़ने के लिए वज़ीर आज़म से मिल रहे हैं। वो सस्ती चीनी के लिए एहतजाज नहीं कर रहे, वो सस्ती अद्वियात के लिए एहतजाज नहीं कर रहे, वो सस्ती गंदम के लिए, सस्ते आटे के लिए, वो महंगाई के ऊपर एहतजाज नहीं कर रहे। वो इस बात पे एहतजाज कर रहे हैं कि आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आपने शुगर इंडस्ट्री के एक बड़े टाइकून को हाथ कैसे डाला। अब बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि हम रियासत मदीना के अंदर इंसाफ मांग रहे हैं। ओ भाई, इंसाफ देना अदालतों का काम है, और अगर आपके कहने के ऊपर JIT का सरबराह अगर आपकी मर्ज़ी का लगेगा, यानी कि ये जो पिक एंड चूज़ पॉलिसी है कि इंसाफ वो होगा, जज वो होगा जो आप चाहेंगे, और इंसाफ का मतलब भी वही होगा जो आप बताएंगे, तो फिर इस ड्रामे की ज़रूरत क्या है? फिर अदालतों को ताले लगा दें, फिर FIA को ताले लगा दें। और अगर इमरान खान साहब आप जहांगीर तरीन के कहने के ऊपर इन्वेस्टिगेशन टीम को तब्दील कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, या तो यह है कि ये बात साबित होगी कि जहांगीर तरीन को किसी किस्म के इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा था, या फिर इसका दूसरा सादा मतलब ये है कि आप माफिया को नकेल डालने में, उसको नथ डालने के अंदर मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए। अब एक तरफ तो ये मामलात है, दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब के अगर केस के मेरिट्स की बात कर ली जाए, हमने ये देखा कि जब पैनामा केस आया तो बड़ी बड़ी अजीब किस्म की लॉजिक्स दी गई। हमें यहाँ तक कहा गया मियाँ साहब की तरफ से कि अगर हमारे असासे आमदन से ज़्यादा हैं तो तुम्हें इससे क्या। शरीफ ख़ानदान उस ज़माने में ये कहता था कि जनाब पैनामा के अंदर 400 से ज़ायद मज़ीद अफराद के भी नाम है, तो फिर एहतसाब सिर्फ शरीफ ख़ानदान का क्यों हो रहा है। आज जहांगीर तरीन साहब भी ये बात कहते हैं कि 80 से ज़ायद शुगर मिलने हैं, तो एहतसाब सिर्फ जहांगीर तरीन का क्यों किया जा रहा है। तो ये आर्गूमेंट वो भी देते हैं। और फिर इसके बाद ये कि वो शरीफ ख़ानदान ये कहता था कि ये FIA का काम नहीं है, इनको नहीं पता कि वाइट कॉलर क्राइम कैसे होता है, ये ट्रांजैक्शंस को समझ नहीं सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ये टेक्निकली साउंड टीम नहीं है। आज जहांगीर तरीन साहब भी यही बातें कर रहे हैं कि ये FIA की डोमेन नहीं है, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का मामला है। आज जहांगीर तरीन साहब भी ये बातें कर रहे हैं कि ये सिविल मुकदमा था, सिविल नेचर था, इसको क्रिमिनल बना दिया गया है। और आज वो ये कह रहे थे कि वो दोस्त थे और उनको दुश्मन बनाने की कोशिश की जा रही है। दुश्मन क्यों बनाया जा रहा है? उनको दीवार से लगाया जा रहा है। तो अब वो सारी बातें जो हमें माजी में शरीफ ख़ानदान बताता था, आज हमें वो जहांगीर तरीन साहब बता रहे हैं। तो ये बहुत सिमिलर केसेस हैं कि माफिया चाहे PTI के अंदर हो, चाहे वो PMLN के अंदर हो, उनकी लॉजिक्स भी एक तरह की होती हैं। तो फिर उसका जवाब भी एक ही तरह का होना चाहिए कि भाई अगर आपने चोरी नहीं की, अगर आपके हाथ साफ़ हैं, तो आप अपनी मनी ट्रेल दे दें। आज आपके ऊपर फ्रॉड का मुकदमा है, आज आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है, आप अपनी मनी ट्रेल दे दें, आप अपने एसेट्स के बारे में, अपने डिक्लेरेशंस के बारे में बता दें। अब ये आपका क्लेम है कि आपके ऊपर जो FIRs दर्ज की गई हैं, आप ये कहते हैं कि उसमें कार्टेलाइजेशन का कोई फैक्टर शामिल नहीं किया गया, उसमें चीनी के रेट बढ़ाने के हवाले से कोई बात नहीं की गई, उसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी या सट्टा माफ़ी, कोई चीनी से मुतल्लिक कोई किसी किस्म की कोई चीज़ उसके अंदर ऐड नहीं है। अब ये जहांगीर तरीन साहब का क्लेम है, मगर दूसरे एंड के ऊपर हम ये जानते हैं कि जो शुगर माफिया की रिपोर्ट है उसने हमें ये बताया कि जो सब्सिडी दी गई पंजाब के अंदर, उस सब्सिडी को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने एंजॉय किया तो वो जहांगीर तरीन साहब थे। और फिर जब चीनी का रेट बढ़ा तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मुनाफा कमाया तो वो जहांगीर तरीन साहब थे। तो जहांगीर तरीन साहब चूँकि वो सबसे बड़े प्लेयर हैं शुगर इंडस्ट्री के और 22% शुगर इंडस्ट्री को वो कंट्रोल करते हैं, तो वो इस पूरे मामले से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये बदकिस्मती की बात है कि वो तमाम पॉलिटिशियंस जिनको अवाम की तरफ खड़ा होना चाहिए था, अवाम का मुकदमा लड़ना चाहिए था, वो अशराफिया का मुकदमा लड़ें। अब मरीम नवाज़ साहिबा ये क्लेम करती हैं कि ये वो लोग हैं जो कि मुख्तलिफ़ पार्टियों की राहें तक रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं, ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और ये बड़ा साउंड करता है ये आर्गूमेंट कि बुनियादी तौर पे जहांगीर तरीन साहब के तो कंधे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ढाल के तौर पे, एक इन्वेस्टर के तौर पे जहांगीर तरीन साहब के साथ पुरसा किया जा रहा है।
मगर रियलिटी ये है कि ये तमाम लोग अगली पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर अगले साहिबान तलाश कर रहे हैं कि ये कहाँ पे फिट बैठ सकते हैं। इनको नून से टिकट मिल सकता है, इनको पीपल्स पार्टी से टिकट मिल सकता है। ये अपनी अगली स्ट्रैटेजी को डील कर रहे हैं और ये इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं और डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान की पीटीआई अलहदा है और हमारी पीटीआई फ़र्क है। मगर ये सब कुछ हो रहा है जहांगीर तरीन साहब, और वो जहांगीर तरीन साहब जो एक अच्छे इन्वेस्टर हो सकते हैं उनके अगले इलेक्शंस के लिए। अब एक तरफ इमरान खान साहब इस बात के ऊपर बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि उनकी 2.5 साल की कारकर्दगी बहुत ज़बरदस्त है। इसी कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए मरीम नवाज़ ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया और वो ये कहती हैं कि अब इनको 5 साल पूरे करने चाहिए। इनकी 3 साल की कारकर्दगी को देखने के बाद अब इनको ये मौका नहीं देना चाहिए कि इनको सियासी शहीद बना दिया जाए, इनकी हुकूमत गिरा दी जाए। यानी कि वो काम जो PMLN हुकूमत गिरा के अचीव नहीं कर सकती, अगर इमरान खान को और उनका नलायक आज़म बुज़दार उस्मान बुज़दार अगर उसको कुर्सी पे बिठाकर वो इस हुकूमत को एक फ्लॉप और एक नाकाम हुकूमत साबित कर सकते हैं, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी PMLN के लिए और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि शायद मरीम नवाज़ को ये समझ आ गई है कि वो आर या पार की पोजीशन में नहीं है, वो हुकूमत को गिराने की सलाहियत नहीं रखती। इस वजह से अब वो सिस्टम को नाम पर बिलावल की तर्ज के ऊपर अब वो अपनी पॉलिटिक्स को इनिशिएट करना चाहती हैं। अब एक तरफ तो ये जहांगीर तरीन का एक माफिया है, ब्लैकमेलिंग टूल है जो कि कामयाब है। ऑल दो के शाह महमूद कुरैशी साहब तीतर और बटेर की कहानियाँ सुनाते रहे कि बल्ले लकीर खींच लो, बल्ले की तरफ हो जाओ या दूसरे ग्रुप की तरफ चले जाओ। लेकिन इस सब बातों से हट के जहाँ पर हुकूमत ब्लैकमेल हो रही है वहीं पर कुछ ज़मानतें और गिरफ़्तारियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही हैं। आज मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को गिरफ़्तार किया गया और उनकी गिरफ़्तारी की वजह उनका वो स्टेटमेंट है जो उन्होंने एक टॉक शो के अंदर दिया कि अगर मरीम नवाज़ को कुछ हुआ तो वो पाकिस्तान खपे का नारा नहीं लगाएंगे। अब बज़ाहिर इसको रियासत के ख़िलाफ़, रियासत से बगावत से तशबीह दी जा रही है, मगर बदकिस्मती की बात है कि जिस मुल्क के अंदर शख्सियात ताकतवर हों, जिस मुल्क के अंदर सियासत शख्सियत परस्ती का शिकार हो, जिस मुल्क के अंदर रियासत कमज़ोर हो और नवाज़ शरीफ जैसे और आसिफ अली ज़रदारी जैसे और जहांगीर तरीन जैसे लोग रियासत को ब्लैकमेल कर सकते हों, उस मुल्क के अंदर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगों की लॉयल्टी रियासत के साथ होगी, सियासी जमातों के साथ होगी। लोगों की लॉयल्टी उन ख़ानदानों के साथ है जिनकी वजह से वो इक़्तिदार में आते हैं, जिनके टिकट की बुनियाद के ऊपर लोग झोलियाँ उठा उठा के वोट देते हैं। जिस मुल्क की सहाफ़त के अंदर नवाज़ शरीफ को कायद-ए-आज़म सानी बनाने की कोशिश की गई हो, उस मुल्क के अंदर अगर इस किस्म के स्टेटमेंट आते हैं तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस मुल्क में जमहूरियत का दूसरा नाम नवाज़ शरीफ, इस मुल्क में आइन की बालादस्ती का दूसरा नाम शरीफ ख़ानदान की हुक्मरानी, इस मुल्क के अंदर इंसाफ का दूसरा नाम नवाज़ शरीफ की लंदन रवानगी। ये बड़ी बदकिस्मती की बातें हैं कि यहाँ पर जो शख्सियत परस्ती का आसेब है उसको जमहूरियत के नाम पे नाफिज किया गया है। इस मुल्क की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसके अंदर रियासत या हुकूमत असूल ये कहीं मैटर नहीं करते। ये जमहूरियत मरासीपन का शिकार हो गई है जहाँ पे लीडर के आप कसीदे पढ़ें, लीडर की शान के अंदर इतने आगे बढ़ जाएं कि आप एक अल्ताफ़ हुसैन की शक्ल इख्तियार कर लें। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये फ़रौनियत की एक इंतहा है। लेकिन इसमें सरप्राइजिंग एलिमेंट क्या है? सरप्राइजिंग एलिमेंट तो तब होता है ना जब इस मुल्क के लीडरान के बच्चे लंदन के अंदर, बैरून मुल्क, उनकी जायदादें बाहर, उनका इलाज बाहर, उनके मामला बाहर, तो भाई वो पाकिस्तान खपे का नारा क्यों लगाएंगे? और जिस आसिफ अली ज़रदारी ने बेनज़ीर की मौत के ऊपर पाकिस्तान खपे का नारा लगाया था
वो आसिफ अली जरदारी तो भाई जिस तरह आज सिंध के अंदर खपा रहा है, कुत्तों के काटने से लोग खप रहे हैं, थर में भूख से बच्चे मरते हुए खप रहे हैं, जिस पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर जो बरसात की बारिशें जिस तरीके से डबो रही हैं, तो ये भी खपने की एक क्लासिक एग्जांपल है। तो ये खपें ना खपें, इनके खपने से पाकिस्तान नहीं खपेगा, इनके पाकिस्तान जिंदाबाद कहने से पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं होगा। पाकिस्तान मोहताज नहीं है इनके जिंदाबाद कहने का, इनके खपने का। पाकिस्तान अपना एक वजूद रखता है और पाकिस्तान पाकिस्तानियों के साथ है, और पाकिस्तान तब खपेगा जब गॉड फादर का एहतसाब होगा, जब सिसिलियन माफिया का एहतसाब होगा, जब इस मुल्क के अंदर वो तमाम लोग रियासत के ताबे होंगे जो लंदन में बैठकर हमें बताते हैं कि स्टेट अबव दी स्टेट क्या होता है, स्टेट विद इन स्टेट किसको कहते हैं, डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। वो बातें जो रियासत को चकमा दे के बाहर गए हैं, जब वो लोग पाकिस्तान के अंदर कानून के ताबे आएंगे तो उस वक्त ये पाकिस्तान खपे की पॉलिसी बिकेगी। अब एक आखिरी मौजू, एक आखिरी टॉपिक आपके साथ, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का मुकदमा है जी। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का केस ऑल्दो कि उनकी अपीलें मंजूर हो गई हैं, लेकिन इन अपीलों के मंजूर होने के बाद दो तरह की डिबेट्स चल रही हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट सोशल मीडिया पर बैठकर तनकीद कर रहा है और ये कह रहा है कि क्या इस मुल्क के अंदर जजेस एहतसाब से बालातर हैं, क्या इस मुल्क के अंदर जज के ऊपर ये फ़र्ज़ नहीं है कि वो अपनी मनी ट्रेल दे और अपने एहसास बताए। मगर दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है कि भाई साहब जब केस की बुनियाद ही गलत हो, केस का मकसद ही कुछ और हो, मनी ट्रेल तो मकसद ही नहीं था, और अगर इतनी ही शफाफियत आपको दरकार है और आप समझते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा को एक नाजायज़ तौर पे एक NRO दिया गया है, तो आपको काजी फ़ाइज़ ईसा ने ऑफ़र दी थी कि आप सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे की बराह रास्त कवरेज करें, बराह रास्त लोग देखें कि काजी फ़ाइज़ ईसा से क्या मांगा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है और उसके जवाब के अंदर वो क्या बता रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने FBR को तो रोक दिया है, उसकी तहकीकात को रोक दिया, किसी फोरम पे अब कार्रवाई नहीं हो सकती। तो मैं लोगों को ये बताता चलूँ कि अब फ्यूचर इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा को टारगेट करने की सबसे पहली और बुनियादी वजह फैज़ाबाद धरना का केस का फ़ैसला था, जिसके अंदर उन्होंने सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को, ISI के रोल को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था और बहुत सख्त ऑब्जर्वेशंस दी थी। उससे पहले 2015 के अंदर जो कोयटा सिविल हॉस्पिटल खुदकुश हमला केस था, उस कमीशन की सरबराही काजी फ़ाइज़ ईसा ने की थी और उस कमीशन की रिपोर्ट के अंदर भी उन्होंने जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का किरदार है उसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था। काजी फ़ाइज़ ईसा वो जज हैं जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालफत की थी। काजी फ़ाइज़ ईसा वो जज हैं जो अज़ खुद नोटिस केस की जो पावर साकिब निसार साहब इंजॉय करते रहे, उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन मार्क उठाया था। तो इनका जो इमेज और परसेप्शन है वो ये है कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट जज हैं, ये प्रो डेमोक्रेसी हैं, बट इनके ऊपर हुदैबिया पेपर मिल केस को टाइम बार्ड लगा के मुकम्मल तौर पे बंद करने का भी इल्ज़ाम है और इनको ये समझा जाता है कि ये शरीफ ख़ानदान के बहुत क्लोज़ है और उनको इन्होंने बेनिफिट पहुंचाया। लेकिन इस सारी तनकीद के बावजूद एट द एंड ऑफ द डे अदालत का फ़ैसला है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक अदालत ने आज मियां जावेद लतीफ़ की ज़मानत को मनसूख किया और एक अदालत ने काजी फ़ाइज़ ईसा को रिलीफ़ दिया। आई थिंक दोनों फ़ैसले बड़े मोहतरम मोतबर हैं, आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन 2023 सितंबर 2023 के अंदर काजी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज होंगे। उनसे पहले जस्टिस उमर अता बंदयाल वो गालिबन 16 सितंबर 2023 तक वो जज रहेंगे और जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का टेन्योर है वो 2024 तक रहेगा, अक्टूबर 2024 तक वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। ये दौर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए सबसे मुश्किल और सबसे ख़तरनाक तरीन दौर होगा और उनके जब वो बैठेंगे तो जब वो खुद नोटिस लेंगे तो आप ज़रा सोचिएगा कि वो किस किस मामले के ऊपर नोटिस लेंगे और जब वो फ़ैसले सादर करेंगे तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को हाईजैक करके बैठी हुई है
उसके लिए ये कोई अच्छा शगुन नहीं होगा। लेकिन स्टिल एट द एंड ऑफ द डे इस मुल्क के अंदर एहतसाब का अमल न पहले शफाफ था, न अब शफाफ है। इस मुल्क में जहांगीर तरीन हो या शरीफ ख़ानदान हो या ज़रदारी ख़ानदान हो, ये ताकतवर हैं और रियासत कमज़ोर है। और रियासत उसी वक्त खपेगी और रियासत उसी वक्त ज़िंदाबाद का नारा लगेगा जब ये तमाम ताकतें रियासत के ताबे हों और ये मज़लूम बनने के कार्ड इस्तेमाल ना करें। तो बट आज ये 3 स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करना, एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी था। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को जगादो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।